आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है। मुल्क की बात में मैं हूं आपके साथ शैल जतियागी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी हुकूमत का तीसरा दौर हुआ शुरू। शाम 5:30 बजे हुई मोदी की पहली काबीना बैठक। नीट इम्तिहान को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाऊंगा। कांग्रेस ने बीजेपी IT सेल हेड पर लगाया इल्जाम, कहा 5 स्टार होटल में खवातीन को करते हैं हिरासा। मणिपुर में नहीं थम रहा तशद्दुद, CM के काफिले पर घात लगाकर किया हमला। आजम खां को अदालत से बड़ी राहत, डंगूरपुर मामले में आजम समेत 4 बरी। बांग्लादेश PM शेख हसीना से मिली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। दिल्ली वालों पर छाया पानी का बहरान, पानी न देने को लेकर हरियाणा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। कर्नाटक माइनॉरिटीज कमीशन का नया चेयरमैन मुंतखब, रिटायर्ड IPS अफसर निसार अहमद ने संभाला ओहदा। गजा में जंग को लेकर इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब खुद उसका वॉर कैबिनेट उतर आया है। नेतन्याहू की मुखालिफत में सबसे अव्वल रहने वाले इसराइल नेशनल यूनिटी पार्टी के साबिक लीडर बेनी गेट्स ने इसराइली वॉर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हर तरफ से जिल्लत और मुखालफत झेल रहा नेतन्याहू पूरी तरह अकेला पड़ चुका है। ये तो जग जाहिर हो चुका है कि नेतन्याहू अपनी कमजोर और गिरती हुई हुकूमत को सिर्फ अपने जाती मफाद के चलते बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। नेतन्याहू के सिर फिरेपन की वजह से ही आज सारा जमाना, यहाँ तक कि इजरायली अवाम और अब खुद वॉर कैबिनेट भी उसकी हरकतों से तंग आ चुका है। वॉर कैबिनेट के वजीर बेनी गेट्स ने हमास की कैद में इजरायली कैदियों की रिहाई और जंग के बाद गजा की हुक्मरानी के लिए एक मजबूत प्लान न बना पाने को लेकर नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराते हुए हुकूमत से इस्तीफा दे दिया है। इजराइल और बैरून मुल्क में ऐसी इत्तेफाक राय बढ़ रही है कि नेतन्याहू ने अपने जाती फायदे के लिए बेनी गेट्स की मांगों को रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से गेट्स बुरी तरह नाराज हो गए और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। बेनी गेट्स ने इजरायली PM को निशाने पर लेते हुए ये कहा कि हकीकी कामयाबी को हासिल करने के बीच में नेतन्याहू एक रोड़ा है। यही वजह है कि हम हंगामी हुकूमत को पूरे दिल के साथ छोड़ रहे हैं। बेनी गेट्स का इस तरह हुकूमत छोड़ देना नेतन्याहू के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इजराइल में आए दिन ऐसे ओपिनियन पोल्स शाया होते रहते हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि अगर इजराइल में आज इलेक्शंस हो जाते हैं तो बेनी गेट्स नेतन्याहू को करारी शिकस्त दे सकता है। लोकसभा इंतखाबात के खत्म होने के बाद अब नई सरकार बन गई है और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी मुल्क के वजीर आजम बन गए हैं। इस तकरीब में बैरूनी मुल्क के लीडरान भी शामिल हुए। तीसरी बार हलफ लेने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। आपको बता दें कि इस तकरीब में 7 मुल्कों के लीडरान शामिल हुए। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज्जू से लेकर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना मोदी की तीसरी बार वजीर आजम बनने के गवाह बने। हलफ बर्दारी तकरीब के बाद सभी बैरूनी मुल्क के लीडरान ने सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के साथ डिनर भी किया। नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब में आई बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने आज दिल्ली में कांग्रेस सीनियर लीडर सोनिया गांधी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इस दौरान काफी वक्त तक कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खां को अदालत से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि आजम खां को डंगूरपुर मामले में अदालत ने बरी कर दिया है। हालांकि उन्हें अभी कुछ रोज जेल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन इस खबर के आने से समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को डंगूरपुर मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने आजम के करीबी रहे शानू को भी बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान समेत 4 लोगों को बरी किया है। कर्नाटक की हुकूमत ने कर्नाटक माइनॉरिटीज कमीशन के लिए एक नया चेयरमैन चुन लिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक माइनॉरिटीज कमीशन के नए चेयरमैन रिटायर्ड IPS अफसर हैं। तो ये ओहदा संभालने के बाद निसार अहमद ने कर्नाटक की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। तो आपको बता दें कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का उन्होंने वादा किया है। आपको बता दें कि निसार अहमद IPS अफसर के साथ साथ साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं। उनके इस ओहदे पर तकर्रुरी का ऐलान एक हुकूमती सर्कुलर में किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे पास अक़लियती बिरादरियों को मुतासिर करने वाले बड़े मसाइल को हल करने के लिए एक मजबूत मंसूबा है, जिसमें रियासत भर में एक हेल्पलाइन कायम करना और उन कैदियों की रिहाई में सहूलत फराहम कराना है जो मामूली जुर्माना अदा नहीं कर सकते हैं। गुजरात के बनासकांठा में फिर एक बार मॉब लिंचिंग का मामला पेश आया है, जहां मिस्री खान बलोच नामी एक शख्स को गौकशी के इल्जाम में मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसी सिलसिले में जमीयत इस्लामी हिंद के एक वफ्द ने उसके घर का दौरा कर उसके घर वालों को इंसाफ की उम्मीद दिलाई है।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जमीयत उलेमाए हिंद से वाबस्ता मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद फारूक कासमी का कुल्हाड़ी मारकर कत्ल कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद उनके गांव सोनपुर में हालत कशीदा हो गई है। आपको बता दें कि मौलाना मोहम्मद फारूक कासमी को उनके गांव में ज़मीन की खरीदो फरोख्त से मुतालिक मामले में कत्ल कर दिया गया। ज़मीन के खरीदो फरोख्त को लेकर दो जुटों में तनाज़ा हुआ था, जो इस हद तक बढ़ा कि मौलाना को धारदार कुल्हाड़ी से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी का माहौल बना हुआ है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था, लेकिन फिर भी गुस्साए लोगों ने मुलजिम के घर पर पथराव शुरू कर दिया था और उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने की भी कोशिश की गई थी। इस मामले की तफ्तीश के लिए एक टीम तश्कील दे दी गई है। खैर, आज सुबह मौलाना की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें हजारों मुसलमानों ने शिरकत की। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम गुस्से का माहौल बना हुआ है। शुमाली हिंद में गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। रोज बरोज बढ़ती इस गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आज भी शदीद गर्मी और लू के सबब के कारण बिहार के स्कूलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने की भी खबरें सामने आई। महकमा मौसम के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, बिहार में 5 दिन तक हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 13 जून तक जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में लू चलने के इम्कानात हैं। दूसरी तरफ मुंबई में मानसून 2 दिन पहले ही पहुंच गया है, जिसके चलते कई इलाकों में भारी बारिश हुई और कई मकामात पर आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत से उनके हिस्से का पानी देने का मुतालबा किया है। दरअसल दिल्ली वाले एक लंबे वक्त से पानी के बहरान से जूझ रहे हैं। हालांकि इस मामले को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया था और अदालत ने हिमाचल और हरियाणा को दिल्ली के हिस्से का पानी देने का हुक्म भी जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली इस बहरान से बाहर नहीं आ रही है। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी के वजीर आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के LGV के सक्सेना से बातचीत कर इस मुद्दे पर तबादला ख्याल किया। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा भवन के बाहर काफी तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर हरियाणा हुकूमत के खिलाफ पानी न देने को लेकर एहतजाज किया। मणिपुर में जारी तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस तशद्दुद को शुरू हुए करीबन 1 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी लोगों का गुस्सा और यहाँ लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह घात लगाकर बैठे अक्सरियत पसंदों ने मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह के काफिले पर हमला कर दिया। हालांकि ये हमला बीरेन सिंह के काफिले पर हुआ, लेकिन इस बार उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि उस काफिले में बीरेन सिंह मौजूद नहीं थे। इस हमले में उनके काफिले के 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि वजीर आला मंगल को बहरान ज़िला जिब्रीम ज़िला का दौरा करने वाले थे ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। वाक़े के बाद मणिपुर पुलिस कमांडो और असम राइफल्स ने एक मुश्तरका टीम तश्कील दी है और मुलजिमान का सुराग लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में CM के बेशगी सिक्योरिटी टीम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जिरीबाम जा रही थी। उनके मंगल को जिरीबाम दौरे को लेकर आज सिक्योरिटी की टीम ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जिरीबाम गई थी। इसी दौरान मणिपुर कमांडो ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। नीट इम्तिहानात में हुई धांधली ने तलबा और उनके वालिदैन का टेस्टिंग एजेंसी से भरोसा ही उठा दिया है। इंसाफ की मांग करते हुए कई तलबा और असातिज़ा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और इस इम्तिहान को दोबारा कराने की मांग करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नतीजों के ऐलान के बाद आज दूसरी बार इस धांधली को लेकर अपनी सफाई पेश की है। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐलान करते हुए बताया कि वो इस मामले की जांच करेंगे। गौरतलब बात यह है कि उन्होंने इस जांच का जिम्मा अपनी ही गवर्निंग बॉडी को दिया है और अपनी ही गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को पैनल का सदर बनाया है। हालांकि जोशी इससे पहले UPSC के भी चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो अपनी ही एजेंसी की जांच को सही तरीके से करेंगे या नहीं। आपको बता दें कि कमेटी को जांच के बाद ये बताना है कि इन 1563 तलबा का फिर से इम्तिहान लिया जाएगा या फिर नया फॉर्मूले के बिना पर उन्हें फिर से नंबर दिए जाएंगे और रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। कोई भी फैसला कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा। कमेटी को 7 दिन का वक्त दिया गया है। आपको बताते चलें कि नीट इम्तिहान के नतीजों के ऐलान के बाद से ही मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। नीट रिजल्ट में हुई धांधली का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। तलबा लगातार सड़कों पर एहतजाज मुजाहिरा करते और इस धांधली के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रही हैं। तलबा के साथ साथ कई सियासी पार्टियां भी इस मामले पर आवाज उठाती हुई दिख रही हैं और मरकजी हुकूमत पर हमला बोला जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी नीट पेपर के रिजल्ट को लेकर NDA सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर में हुई धांधली ने 24 लाख से ज्यादा परिवारों की उम्मीदें तोड़ दी हैं।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नीट इम्तिहान में हुई धांधली ने 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 बच्चे मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं। कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली मुमकिन ही नहीं है, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक होने के इम्कानात को लेकर मुसलसल इनकार करती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने इस पेपर लीक इंडस्ट्री से निपटने के लिए एक मजबूत मंसूबा बनाया था जो एजुकेशन माफिया और सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से चल रही है। हमने अपने मंशूर में कानून बनाकर तलबा को पेपर लीक होने से निजात दिलाने का अज़्म किया था। आज मैं मुल्क के तमाम तलबा को यकीन दिलाता हूँ कि मैं पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ बनूंगा और आपके मुस्तकबिल से जुड़े मसाइल को मजबूती से उठाऊंगा। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि नौजवानों ने इंडिया इत्तेहाद पर जो एतमाद का इजहार किया है और उनसे अपनी आवाज़ उठाने का मुतालबा किया है, वो इस आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे। तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस तशद्दुद को शुरू हुए करीबन 1 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी लोगों का गुस्सा और यहाँ लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह घात लगाकर बैठे अक्सरियत पसंदों ने मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह के काफिले पर हमला कर दिया। हालांकि हमला बीरेन सिंह के काफिले पर हुआ, लेकिन इस बार उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि उस काफिले में बीरेन सिंह मौजूद नहीं थे। इस हमले में उनके काफिले के 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि वजीर आला मंगल को बहरान ज़िला जिब्रीन ज़िला का दौरा करने वाले थे ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। वाक़े के बाद मणिपुर पुलिस कमांडो और असम राइफल्स ने एक मुश्तरका टीम तश्कील दी है और मुलजिमान का सुराग लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में सीएम के बेशगी सिक्योरिटी टीम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जेरीबाम जा रही थी। उनके मंगल को जेरीबाम दौरे को लेकर आज सिक्योरिटी की टीम ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जिरीबाम गई थी। इसी दौरान मणिपुर कमांडो ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। कांग्रेस पार्टी की लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के आईटी सेल हेड पर संगीन इल्जामात लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आईटी सेल हेड अमित मालीवाल पर खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासत करने का इल्जाम लगाया। आपको बता दें कि सुप्रिया ने आरएसएस के एक मेंबर शांतनु सिन्हा का नाम लेते हुए बीजेपी के आईटी सेल हेड पर ये इल्जामात लगाए हैं। शांतनु के मुताबिक अमित खवातीन को 5 स्टार होटलों में ले जाता है और उनका इस्तेहसाल करता है। यही नहीं, बंगाल में बीजेपी के दफ्तर में अमित ने खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल भी किया है। शांतनु बंगाल में बीजेपी के एक ओहदेदार राहुल सिन्हा के रिश्तेदार हैं। सुप्रिया ने मजीद कहा कि हम बीजेपी से बंगाल में ख्वातीन के लिए इंसाफ का मुतालबा करते रहे। हाथरस हो, लखीमपुर हो, हमारे सबसे मुअज़्ज़िज़ खिलाड़ी हों या बिल्किस बानो, वज़ीर आज़म ने मुसलसल मुजरिमों को सियासी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। सुप्रिया ने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि आप ख्वातीन के साथ खड़े हों और हिंदुस्तान की बेटियों के साथ खड़े होकर उनका साथ दें, और जब तक आप उनकी हालत ज़ार का जवाब नहीं देते, आपको इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस मामले के बाद अमित मालवीय ने शांतनु सिन्हा को 10 करोड़ रुपए का हितक इज्जत का नोटिस भेजा है। मालवीय ने शांतनु से गैर मशरूत माफ़ी मांगने और सोशल मीडिया पर उनके बारे में लिखी गई पोस्ट्स को हटाने को भी कहा है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वजीर आजम का ओहदा संभाला। इतवार को हुई हलफ बिरदारी की तकरीब में उनके साथ साथ 71 वुज़रा ने हलफ लिया है। तो हलफ लेने के बाद आज पीएम मोदी ने अपना काम संभाल लिया है और पहली फाइल पर दस्तखत किए। आपको बता दें कि आज पीएम ऑफिस पहुंचकर मोदी ने अपने तीसरे दौर की हुकूमत के साथ ही कामकाज भी शुरू कर दिया है और आज उन्होंने किसान सम्मान निधि फाइल पर दस्तखत किए और इसी के साथ किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी कर दी है। इस दौरान उनका दफ्तर में शानदार इस्तकबाल किया गया। हलफ लेने के बाद आज नई हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग भी हुई जिसमें सभी वजीरों को उनके महकमे सौंपे गए। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।